हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिनव सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत फैरिंग्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ओरल कैविटी या बकल कैविटी के सारे सिनेरियो को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ चुकी हम लोग फैरिंग्स और थ्रोट के बारे में ही सिर्फ अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली फैरिंग्स। ठीक है, अब देखो फैरिंग्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। वेयर फैरिंग्स इज लोकेटेड एक्चुअली। फैरिंग्स के लोकेशन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि फैरिंग्स इज लोकेटेड बिटवीन buccal cavity and esophagus. First of all, what is pharynx? So pharynx or throat is a muscular tube or muscular tubular part which is conical in shape or funnel shaped structure, and this is present just behind our buccal cavity. Actually, the function of the pharynx is to carry the food from buccal cavity to the esophagus or food pipe. बच्चों, हमें यह बात समझना चाहिए कि pharynx is a common pathway for human digestive system and human respiratory system both. Pharynx human digestive system और human respiratory system दोनों का common pathway है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हम pharynx के लोकेशन को और अच्छे से समझ लें। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो pharynx का जो शेप आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसा ही कुछ फैरिंग्स नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके शेप को या फिर इसके अपीयरेंस को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम इसका कुछ और व्यूज हम देख लें। तो देखो फैरिंग्स का यहाँ पर आप 3 व्यूज देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहला जो व्यू है वो है पोस्टीरियर व्यू, यानी फैरिंग्स को जब हम पीछे से जब देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। फिर इसके बाद का जो व्यू है वो है आपका इंटरनल व्यू, यानी अंदर से फैरिंग्स कुछ इस तरह का दिखता है। और फिर यह जो व्यू आप देख रहे हो ये है आपका एंटीरियर व्यू, यानी फैरिंग्स आगे से कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो फैरिंग्स का व्यू अब हमने जब समझ लिया है तो हमको ये आइडिया हो चला कि चलो ठीक है, फैरिंग्स का अपीयरेंस कैसा है, फैरिंग्स दिखता कैसे है। द लेंथ ऑफ फैरिंग्स इज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, यानी 15 से 35 सेंटीमीटर लंबा ही मात्र होता है फैरिंग्स का लेंथ है। अब चूंकि फैरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है, यानी काफ़ी सारे मसल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो मसल्स हैं तो एक्चुअली किस तरह के मसल होंगे, तो इसमें जो मसल्स होंगे ये इनवॉलंटरी मसल्स होंगे, यानी जिसका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिल्कुल भी गाइडेड नहीं होता है। उसका नियंत्रण कहीं से भी मानव तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित नहीं होगा। ये जो मस्कुलर पार्ट है फैरिंग्स का, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फैरिंग्स से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पाथवे है, तो आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोफेगस पार्ट दिख रहा है जो कि पीछे के साइड का ट्यूब है, और आगे की तरफ से जो आपको ट्यूब दिख रहा है वो हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं, एंड विंड पाइप इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिंपल से समझो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो जंक्शन होगा, जहाँ पर ये दोनों सिस्टम जहाँ पर ये ज्वाइन होंगे, यानी कोई एक कॉमन पाथवे वहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, बस उसी पार्ट को हम लोग फैरिंग्स कह रहे हैं, उसी पार्ट को हम लोग थ्रोट कह रहे हैं। थ्रोट इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैरिंग्स। देखो इस इमेज को और अच्छे से समझ लो। इस इमेज को फिर से देखो। यहाँ पर यह वाला जो इमेज आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि माउथ से एक ट्यूब अंदर ही अंदर आ रहा है, और फिर नोज साइड से भी एक ट्यूब आ रहा है। नोज साइड से जो ट्यूब आ रहा है वहां पर वो उसका कनेक्शन नेजल कैविटी से है, और माउथ से जो ट्यूब आ रहा है उसका कनेक्शन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से है। और ये माउथ वाला ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एक्चुअली, और नोज से जो ट्यूब आ रहा है वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और ये दोनों ट्यूब आप देख रहे हो कि आपस में जहां जुड़ रहा है, बस वही लोकेशन फैरिंग्स कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फैरिंग्स का ऑलमोस्ट लोकेशन
समझ लिया है बच्चों, अब हम थोड़ा सा समझें फैरिंग्स के पार्ट्स के बारे में। एक्चुअली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ pharynx or throat. The first one is known as nasopharynx, the second one is known as oropharynx, and the third one is known as laryngopharynx. Laryngopharynx is also known as hypopharynx. तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों पार्ट्स के बारे में एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पार्ट, यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पर nasopharynx को आप बहुत अच्छे से व्यू कर सकते हो, समझ सकते हो। Actually, nasopharynx is located just behind our nasal cavity. This nasopharynx is composed of ciliated columnar stratified epithelium. Actually, this is not stratified, this is pseudo-stratified. Actually, it means अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा समझो कि जैसा कि नाम से पकड़ में आ रहा है कि नेजोफैरिंक्स, नेजो मीन्स इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से नोज से या नेजल कैविटी से है, ठीक है। और नेजल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट पाया जा रहा है, यानी फेरिंग्स का सबसे ऊपर का पार्ट जो कि नेजल कैविटी के पीछे का लोकेशन है, यही पार्ट नेजोफैरिंक्स कहलाएगा। एंड दिस नेजोफैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू, ये किस टिश्यू से बना होगा, तो यह सिलिएटेड कॉलुमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना है, ठीक है। और यह जो नेजोफैरिंक्स है, क्योंकि यह नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है, नेजल कैविटी के पीछे का हिस्सा है, इसलिए यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। और ये नेजोफैरिंक्स इज एक्चुअली कंट्रोलिंग the movement of the ear through nasal cavity. ये एक्चुअली nasal cavity के थ्रू ये ईयर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये नेजोफैरिंक्स का और अच्छे से लोकेशन समझने के लिए आप थोड़ा सा देखोगे, अगर आपने माउथ कैविटी के अंदर का फ्लोर समझा होगा, क्योंकि जब हमने टंग के बारे में जब अध्ययन किया था, टंग के बारे में जब हम लोग टंग के एनाटॉमी को देख रहे थे, तो वहाँ पर हमने पैलेट टर्म डिस्कस किया था। पैलेट क्या होता है? पैलेट जो कि आप देखते हो आपके अंदर के माउथ का जो कैविटी है, माउथ कैविटी, उसके ऊपर का जो फ्लोर होता है, उस फ्लोर को हम लोग पैलेट या पैलेटाइन कहते हैं। वह जो पैलेट है, उस पैलेट के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हार्ड पैलेट कहलाता है, क्योंकि हार्डर होने की वजह से उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और एक सॉफ्ट पैलेट होता है, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। हार्ड पैलेट का या पैलेट यानी तालू का या पैलेट का आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट कहलाता है, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो सॉफ्टर होने की वजह से सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। यही सॉफ्ट पैलेट फिर बाद में, सॉफ्ट पैलेट का जो एंड है वो एक कोनिकल शेप लेता है, जिसे हम यूबुला कहते हैं। तो इसी सॉफ्ट पैलेट या यूबुला के पीछे की साइड से ही कनेक्शन, जो फेरिंग्स का जो पार्ट पाया जाता है, वही एक्चुअली नेजल कैविटी के पीछे का हिस्सा है, और बस इसी पार्ट को हम लोग नेजोफैरिंक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने नेजोफैरिंक्स को यहाँ पर ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, नेजोफैरिंक्स का लोकेशन समझ लिया है। एंड दिस इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फेरिंग्स का यह पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम चूंकि सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स नाम से पकड़ो थोड़ा, तो ओरो मीन्स ओरल कैविटी, यानी दिस ओरोफैरिंक्स इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी, एंड दिस ओरोफैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। यह जो ओरोफैरिंक्स वाला हिस्सा होता है, देखो नोज के पीछे का जो हिस्सा था, यानी फेरिंक्स का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि नोज के पीछे का पार्ट था, उसे हमने कहा था नेजोफैरिंक्स। उसी तरह से माउथ के पीछे का हिस्सा जो कि माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी के जस्ट पीछे का पार्ट होगा, उसे ही हम ओरोफैरिंक्स कह रहे हैं। एंड दिस ओरोफैरिंक्स इज द मेन पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज एक्चुअली प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली ह्यूमन डाइजेशन में, यानी फूड का डाइजेशन का कोई यहाँ पर रोल एक्चुअली नहीं हो रहा है। दिस ओरोफैरिंक्स इज एक्चुअली अ पार्ट और एन एरिया थ्रू विच फूड इज
moved from mouth cavity towards the esophagus or food pipe. ठीक है, तो this oropharynx actually carries the food from buccal cavity to the esophagus. ठीक है, और ओरोफैरिंक्स के बारे में और अगर अच्छे से समझना है तो सिंपल से समझो कि ओरोफैरिंक्स ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फैरिंक्स का मेन पार्ट होता है, जो कि माउथ कैविटी में जो फूड का फिजिकल डाइजेशन के बाद या बायोलॉजिकल डाइजेशन के बाद का जो बोलस पार्ट है, उस बोलस को आगे एसोफेगस या फूड पाइप की ओर मूव कराएगा। ठीक है, बस यही काम ओरोफैरिंक्स का होता है। फिर इसके बाद अगर हम फैरिंक्स के थर्ड पार्ट की बात कर ले तो द लोअर मोस्ट part of the pharynx, which is located just behind or which is located or connected to the larynx, is known as laryngopharynx. This is also known as hypopharynx. देखो, laryngopharynx pharynx का सबसे निचला हिस्सा होता है जो कि ट्रैकियल रीजन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग laryngopharynx कर रहे हैं। This laryngopharynx part is not related to the human digestive system. This is related to the human respiratory system. ये मानव श्वसन तंत्र से संबंधित होता है यह हिस्सा। This laryngopharynx is actually present just near epiglottis location. तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर समझना। अब यहाँ पर चूंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा हम कुछ रेस्पिरेटरी पार्ट की भी बात यहाँ कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले लैरिंगोफैरिंक्स समझने से पहले यहाँ पर समझो कि लैरिंगोफैरिंक्स के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये लैरिंग्स से कनेक्टेड है। तो लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स इज द वोकल कॉर्ड और वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो वोकल कॉर्ड है उसे ही तो हम लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स यानी कंठ। तो जो हमारा कंठ का हिस्सा है, हम यानी हम गले के उस हिस्से पर जब हम हाथ रखते हैं तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है, बस वही पार्ट एक्चुअली लैरिंग्स है। एंड दिस लैरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी लैरिंग्स से फिर नीचे का जो हिस्सा होगा उसे हम लोग ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं। तो यह जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स के अंदर का जो हॉलो स्पेस होता है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। और उस ग्लॉटिस के ऊपर के का जो पार्ट है वह एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर या कैप लाइक स्ट्रक्चर से वो ढका होता है, कवर्ड होता है। उसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। देखो, ईपी का मतलब आउटर और ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज ए हॉलो स्पेस ऑफ ट्रैकियल ओपनिंग। जो ट्रैकियल ओपनिंग है, चाहे वो लैरिंग्स का ओपनिंग हो या ट्रैकिया का ओपनिंग हो, उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और उस ग्लॉटिस के ऊपर का जो हिस्सा होता है एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि एक फ्लिप की तरह, फ्लैप की तरह जो है उस ग्लॉटिस रीजन को वो कवर किया रहता है। उसी पार्ट को हम लोग इपीग्लॉटिस कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इपीग्लॉटिस हियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपीग्लॉटिस हियर? तो देखो, इपीग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहीं, चूंकि हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक इमेज दिखाया था जहां पर हमने देखा था कि इसोफेगस कैसे ट्रैकिया से एक्चुअली ट्रैकिया के पीछे का ही ट्यूब होता है। यानी ट्रैकिया जो होता है वो आगे की तरफ का ट्यूब है और पीछे से ह्यूमन बॉडी में जो एक ट्यूब जाता है वो फूड पाइप एसोफेगस का हिस्सा होता है। तो कहीं, चूंकि फैरिंक्स जो कि एक कनेक्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उस कनेक्शन, उस फैरिंक्स पार्ट से तो चूंकि ऑक्सीजन या एयर भी पास कर रहा है और उसी पार्ट से फूड भी पास कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फूड जो है उसे जाना चाहिए फूड पाइप में और वो विंड पाइप यानी लैरिंग्स या ट्रैकियल रीजन में वो एंट्री ले ले। ठीक है, तो बस इसी फूड के एंट्री को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो फूड का एंट्री ना हो, बस इसी से बचाव करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। जैसे ही हम कोई फूड स्वेलो करते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं तो यह जो एपिग्लॉटिस पार्ट है ये फटाफट क्या करता है कि हमारे ग्लॉटिस रीजन को ये तुरंत ढक लेता है, कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो फूड सीधा फूड पाइप में ही एंट्री ले पाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वो इंटर हो गया तो फिर उसकी वजह से हमें हाइकपिंग का प्रॉब्लम हो जा सकता है, कफ का प्रॉब्लम हो जा सकता है, इवन वो लंग्स को भी इन्फेक्शन क्रिएट करा सकता है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिग्लॉटिस पार्ट हियर। और यह जो एपिग्लॉटिस पार्ट है, यह चूंकि कनेक्टेड किससे है? हमारे फैरिंक्स के किस पार्ट से कनेक्टेड है? लैरिंगोफैरिंक्स से कनेक्टेड है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैरिंगोफैरिंक्स। सो लैरिंगोफैरिंक्स इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर द सिस्टम ऑफ
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने फेरिंग्स के तीनों पार्ट को डिस्कस यहाँ कर लिया है। फेरिंग्स या थ्रोट का वह पार्ट जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है वो था ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फेरिंग्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप तुरंत फटाफट लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे वीडियो से बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस का भी आप लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत फेरिंग्स पार्ट को कवर किया है। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट अबाउट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस और फूड पाइप।